हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस। आप यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन से लगभग 95% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, चाहे वो इसरो के पेपर हों, सेल के पेपर हों, तो उन सभी पेपरों में भी अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन सक्सेस जोन के द्वारा लिए जाते हैं। सक्सेस जोन द्वारा जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो क्वेश्चन उस पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी लोग एक बहुत अच्छी तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन एनसीएल में हो जाए। और आने वाले जितने भी, जैसे अभी इसरो की भी एग्ज़ाम डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए जो सेंटर है उनको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप सभी लोग उस एग्ज़ाम को, जहाँ जहाँ आपको एग्ज़ाम देना है वो एग्ज़ाम भी आप लोग प्रोवाइड लिस्ट में भर सकते हैं। चलिए, इसके पहले मैं बता देता हूँ कि 75 नंबर तक के क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 76 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए पूछा गया है। यदि जॉब की जो चौड़ाई है 400 mm और फीड 5 mm हो तो नंबर ऑफ साइकिल होगी। इफ़ द विड्थ ऑफ द जॉब इज़ 400 mm एंड द फीड इज़ 5 mm देन द नंबर विल बी ऑफ साइकिल। ऑप्शंस हैं 90 mm, 100 mm, 80 या 120। तो यहाँ पे हम लोग इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही शेपर मशीन की। शेपर मशीन में जब हम लोग किसी जॉब को बनाते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि इसकी जो चौड़ाई है, जॉब की चौड़ाई कितनी दी हुई है आपको, 400 mm दी हुई है, और लंबाई नहीं दी गई है, जबकि फीड जो दे रही है वो कितना दे रहा है आप लोग 5 mm दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल के लिए जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ साइकिल का ये फार्मूला है, जॉब की विड्थ अपॉन फीड इज इक्वल, आपकी जॉब की विड्थ कितनी दी हुई है, जॉब की चौड़ाई आपकी दी हुई है 400 mm और फीड आपकी दी हुई है 5। तो आपका यहाँ से कितना निकल कर आ जाता है 80। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 80 नंबर ऑफ साइकिल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। आमतौर पर शेपर मशीन के फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक का अनुपात, कॉमनली द फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक ऑफ द शेपर रेशियो ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। खासकर मशीनिस्ट के जितने भी पेपर होते हैं उनमें ये बहुत ही मुख्य रूप से यहाँ से क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपको इस बात का जरूर गौर करना है कि आपको फॉरवर्ड स्ट्रोक पूछा गया है पहले और रिटर्न स्ट्रोक बाद में लिखा हुआ है। यदि इसको पलटा दिया जाता है तो ये रेशो क्या हो जाता है, आपका पलट जाता है। तो हमेशा ये फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक पर आपको गौर जरूर करना है। तो चलिए शेपर मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो शेपर मशीन का फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। यानी कि जब शेपर मशीन काट रही होती है तो काटने के दौरान ये 3 मिनट लेती है और रिटर्न स्ट्रोक के दौरान ये 2 मिनट लेती है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसको आप मिनट में मत काउंट कीजिएगा। ये 3:2 यानी कि जाने के टाइम पे ये ज़्यादा समय लेती है और वापस आने के टाइम पे कम टाइम लेती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म। क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म के लिए विटवर्थ मैकेनिज़्म का प्रयोग करते हैं या फिर लिंक एंड स्लॉटेड मैकेनिज़्म होता है उसका भी प्रयोग किया जाता है। चलिए, शेपर पर जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है वही आपका कटिंग स्ट्रोक होता है और रिटर्न स्ट्रोक आपका आइडल स्ट्रोक होता है। रिटर्न स्ट्रोक आपका कौन सा स्ट्रोक होता है, आइडल स्ट्रोक होता है। रिटर्न स्ट्रोक आपका हमेशा आइडल स्ट्रोक होता है। चलिए यहाँ पे मैं आपको और भी जो मशीनें होती हैं उन मशीनों के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि शेपर मशीन का दिया हुआ है, शेपर मशीन के फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक का जो रेशो होता है वो 3:2 होता है। स्लॉटर मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं, स्लॉटर मशीन में भी फॉरवर्ड स्ट्रोक को हम लोग डाउन स्ट्रोक बोलते हैं और बैकवर्ड स्ट्रोक को अप स्ट्रोक बोलते हैं। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक और बैकवर्ड स्ट्रोक का जो रेशियो होता है वो होता है 3:2। प्लेनर मशीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लेनर मशीन में जो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है वो 2 होता है और बैकवर्ड स्ट्रोक आपका क्या होता है, 3। यानी कि जो प्लेनर मशीन होती है, प्लेनर मशीन 2 मीटर से अधिक बड़े जॉब जो होते हैं, 2 मीटर से अधिक बड़े जो जॉब होते हैं उनकी मशीनिंग करने के लिए हम लोग प्लेनर मशीन का प्रयोग करते हैं। तो प्लेनर मशीन में रिटर्न स्ट्रोक पे टूल क्या होता है, जॉब को कटिंग क्रिया करता है। प्लेनर मशीन में टूल रिटर्न स्ट्रोक पे जॉब की क्या करता है, कटिंग क्रिया करता है।
यानी कि जो कटिंग एक्शन है, यानी कि जो कटिंग स्ट्रोक है, कटिंग स्ट्रोक में ये ज़्यादा समय लेगा और रिटर्न स्ट्रोक में ये क्या लेगा, कम समय लेगा। इसलिए इसका जो रेशो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 2:3। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, लेथ कटिंग टूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो लेथ टूल की तुलना में शेपर टूल पर ऑन शेपर टूल एज कंपेयर्ड टू लेथ टूल, एक्चुअली यहाँ पे लेथ लिखा हुआ है। ऑप्शंस हैं, ए अधिक रेक कम क्लियरेंस होता है, यानी कि द मोर रेक एंड लेस क्लियरेंस। बी ऑप्शंस हैं आपके, कम रेक और कम क्लियरेंस होता है, लेस रेक एंड लेस क्लियरेंस होता है। आंसर सी है आपका, अधिक क्लियरेंस और कम रेक होता है, मोर क्लियरेंस या फिर लेस रेक होता है। और ऑप्शन डी है आपका, अधिक रेक अधिक क्लियरेंस, यानी कि मोर रेक एंड मोर क्लियरेंस होता है। चलिए हम लोग लेथ टूल की बात कर लेते हैं और शेपर टूल की बात कर लेते हैं। लेथ टूल और शेपर टूल दोनों में ही कौन से टूल प्रयोग किए जाते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल प्रयोग किए जाते हैं। कौन से प्रयोग किए जाते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अब लेथ कटिंग टूल में आपने देखा होगा, लेथ कटिंग टूल में जॉब जो होता है वो टर्न किया जाता है। टर्न करने का मतलब होता है जॉब को हम लोग घुमाते हैं। इस दौरान हम लोग जो कटिंग टूल रखते हैं, कटिंग टूल में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा मान के चलो कटिंग टूल है, इस कटिंग टूल में रेक और क्लियरेंस एंगल अधिक रखा जाता है। जबकि यदि हम बात करते हैं किसकी, शेपर टूल की, शेपर टूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका शेपर टूल होता है, शेपर टूल किसी फ्लैट चीज़ को काटता हुआ आगे की ओर निकलता है। ये शेपर टूल आपका किसी चीज़ को काटते हुए आगे की ओर निकलता है। तो इस पर क्या होता है कि इस पर कम रेक और कम क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि लेथ टूल की तुलना में शेपर टूल पर कम रेक और कम क्लियरेंस प्रदान किया जाता है। चलिए यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है आपके लिए और एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्ज़ाम में आपको 90% क्वेश्चन ये वाला आपको प्राप्त हो जाता है। और क्वेश्चन है, लौह अयस्क को अपचाई द्वारा कच्चे लोहे में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। टू कन्वर्ट आयरन ओर टू आयरन बाय ऑक्सीडेशन इज द नेम ऑफ द प्रोसेस। ऑप्शन हैं प्रगलन, कास्टिंग, फोर्जिंग और डी ऑप्शन होगा कुछ। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो बात्या भट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस की अगर हम लोग बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस में जो लौह अयस्क होता है, यानी कि जो आयरन ओर होते हैं, आयरन ओर हमारे कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं, है ना, हेमेटाइट होते हैं, लिमोनाइट होता है, सिडेराइट होता है। तो ये जो हमारे आयरन ओर होते हैं, इन आयरन ओर को हम लोग क्या करते हैं, एक बात्या भट्टी में प्रवेश कराते हैं। हमारी एक प्रकार की बात्या भट्टी होती है। उस बात्या भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं और प्रवेश कराने के दौरान नीचे से हम लोग कोक को देते हैं, ऊपर से कोक दिया जाता है, नीचे से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। जब नीचे से गर्म वायु प्रवाहित की जाती है तो जो आपका कच्चा लोहा, जो आपका आयरन ओर होता है वो कच्चे लोहे में क्या होने लगता है, कन्वर्ट होने लगता है। तो आयरन ओर का कच्चे लोहे में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं, यानी कि प्रगलन बोलते हैं। 79 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी आपके लिए और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। यदि हम लोग ब्लास्ट फर्नेस की बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर, कोक और लाइम स्टोन, आयरन ओर, कोक और लाइम स्टोन का जो रेशो रखा जाता है वो 2:4:1 रखा जाता है। यानी कि 2 भाग आपका आयरन ओर होता है, 4 भाग आपका कोक होता है और 1 भाग आपका क्या होता है, लाइम स्टोन। यहाँ से आयरन ओर का मुख्य प्रयोग होता है क्या, कच्चा लोहा बनाने के लिए। कोक का जो मुख्य प्रयोजन है ऊष्मा, हीट प्रदान करने के लिए। और लाइम स्टोन का प्रयोग होता है जो स्लैग होता है, ब्लास्ट फर्नेस में जो स्लैग होता है उस स्लैग को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लाइम स्टोन, यानी कि चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। 80 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, शेपर मशीन में जो क्लैपर बॉक्स होता है उसका प्रयोग करते हैं कटिंग स्ट्रोक के समय कटिंग टूल को ऊपर की ओर उठाने के लिए, रिटर्न स्ट्रोक के समय कटिंग टूल को ऊपर की ओर उठाने के लिए, कटिंग क्रिया सुनिश्चित करने के लिए या फिर कट सही पकड़ने के लिए। इंग्लिश में बोलें, क्लैपर वर्क्स यूज्ड इन शेपर मशीन, ए लिफ्टिंग द कटिंग टूल ड्यूरिंग टू कटिंग स्ट्रोक, लिफ्टिंग द कटिंग टूल एट द टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, एंश्योरिंग कटिंग एक्शन या फिर कट राइट कैचर। चलिए तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा शेपर टूल होता है। तो शेपर टूल में सबसे पहले अपन लोग शेपर मशीन को देख लेते हैं। यहाँ पे शेपर मशीन आपको दिखाई दे रहा है।
शेपर मशीन का ये जो रैम होता है, ये रैम आपका आगे पीछे क्या करता है, मूव करता है। ये हमेशा आगे पीछे ऐसे गति करता रहता है। तो गति करने के दौरान यहाँ पे जो आपका जॉब होता है, इस जॉब पे ये जो कटिंग टूल लगाया जाता है, ये आपका कटिंग टूल है। ये कटिंग टूल क्या होता है, कटिंग टूल काटते हुए तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब ये रिटर्न आता है, यानी कि जब ये पीछे आता है, तो इस कटिंग टूल को क्या किया जाता है, ऊपर की ओर उठा लिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको कटिंग टूल दिखाई दे रहा है। ये जो कटिंग टूल है, इस कटिंग टूल को ऊपर की ओर क्या कर लेते हैं, बैकवर्ड स्ट्रोक में हम लोग उठा लेते हैं। ये बैकवर्ड स्ट्रोक में कटिंग टूल आपका उड़ जाता है। तो यहाँ का जो हिस्सा होता है, इस हिस्से में क्लैपर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। और क्लैपर बॉक्स का जो मुख्य प्रयोग होता है वो होता है हमारा क्या, शेपर मशीन में रिटर्न स्ट्रोक के समय कटिंग टूल को ऊपर उठाना। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी आंसर सही हो जाता है। आंसर बी हमारा सही हो जाता है क्या, लिफ्टिंग द कटिंग टूल एट द टाइम ऑफ द रिटर्न स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज द मैक्सिमम नंबर। ऑप्शन हैं 2, 8, 18 या ऑप्शन डी हो जाएगा आपका नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के पहले मैं यहाँ आपको आंसर बता देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल साइंस में क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पूछा जाने की संभावना रहती है, या मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि तीसरी कक्षा यानी कि थर्ड क्लास में हमारा इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है, 18। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। हिंट है 2n², यानी कि ये हमारा जो परमाणु होता है, इसके बाद ये पहली कक्षा होती है, फिर ये दूसरी कक्षा होती है, फिर ये तीसरी कक्षा होती है, और इसकी तरह ये कक्षाएं क्रमशः क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो इस जो तीसरी कक्षा की बात कर रहे हैं, इस तीसरी कक्षा में 2n², यहाँ से अगर हम लोग पहली कक्षा में बात करें तो पहली कक्षा में भी 2n², सेकेंड कक्षा में भी 2n², जहाँ पे जो n होता है, n आपकी क्लास होती है। क्लास का मतलब किस क्लास की बात की जा रही है, तो यहाँ पे n का मतलब है तीसरी क्लास की बात की जा रही है। तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आपका कितना, कैलकुलेशन होता है 18। तो यहाँ से हमारा आंसर 18 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वाट यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड एल्काइन गोइस। ऑप्शंस हैं लिटमस लेटर, कोबाल्ट लेटर, अमोनिया लेटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल एवं क्षार, अगर केवल अम्ल की बात करें तो वहाँ पे अमोनिया लेटर आ जाता है, केवल क्षार की बात करेंगे तो वहाँ पे कोबाल्ट लेटर आ जाता है, लेकिन यदि हम लोग अम्ल एवं क्षार दोनों की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या जाता है, लिटमस लेटर, यानी कि लिटमस पत्र आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और मैक्सिमम एग्जाम में आपके लिए पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, र्यूमर स्केल को खालिस्तान भागों में विभाजित किया जाता है। द र्यूमर स्केल इज डिवाइडेड इनटू इज। तो यहाँ पे र्यूमर की अगर हम लोग बात करें तो र्यूमर स्केल हमारा टेम्परेचर को मापने के काम आता है। किसको मापने के काम आता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मापने की सबसे महत्वपूर्ण इकाई तो डिग्री सेल्सियस होती है। आप सभी जानते होंगे डिग्री सेल्सियस के से हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। और टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन, यानी कि K होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं 100, 273, 80 और 5। तो इसको अगर हम लोग बात करें र्यूमर स्केल, तो र्यूमर स्केल हमारा कितने भागों में डिवाइड होता है। हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले से अगर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि C/5 इज इक्वल F-32/9 इज इक्वल K-273/5 इज इक्वल R/4। तो ये जो R है यही आपका र्यूमर स्केल है, ये जो K है आपका ये केल्विन स्केल है, ये जो F है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है, जिस पर जो डॉक्टर होता है वो किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान मापता है। और ये है डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव क्या होता है, उबलता है। तो आपने देखा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव जमता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, द्रव उबलता है। तो इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग बेस लेते हैं और यहाँ से बेस लेने पर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इधर पे सभी में 20 का गुणा करते जाएँ, कितने का गुणा करते जाएँ, मल्टीप्लाई यदि 20 करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, C/100 हो जाएगा, F-32/180 हो जाएगा, K-273/100 हो जाएगा और R/ कितना हो जाएगा, 80। यानी कि र्यूमर स्केल को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, 80। आंसर यहाँ से निकल कर क्या जाता है हमारा
80। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आप लोगों के लिए, यहाँ से कन्वर्जन भी पूछा जाता है, तो कन्वर्जन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया कौन सा होता है? सबसे जल्दी जो सूखने वाला मार्किंग मीडिया होता है, फास्टेस्ट ड्राइंग मार्किंग मीडिया। ऑप्शंस हैं कॉपर सल्फेट, पर्शियन ब्लू, सेल्यूलोज लेकर और वाइट वॉश। तो जो सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया होता है, सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया आपका सेल्यूलोज लेकर होता है। कौन सा होता है? सेल्यूलोज लेकर। ये सबसे ज़्यादा जल्दी तेज़ी से सूखता है, ये व्यापारिक रूप से उपलब्ध भी होता है और सर्वाधिक हम लोग सेल्यूलोज लेकर का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ से हमने काफ़ी सारे मार्किंग मीडिया और उनके बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है, आप देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं वाइट वॉश, तो जो वाइट वॉश यानी कि जो सफ़ेद पुताई होती है वाइट वॉश, इसका प्रयोग कास्टिंग, फोर्जिंग और रफ जॉब के लिए किया जाता है। दूसरा हमारे पास है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू ये फिनिश सतह पर मार्किंग के लिए किया जाता है। तीसरा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जहरीला होता है और पार्ट पर अच्छी तरह से चिपकता है। अगला है हमारा सेल्यूलोज लेकर। ये व्यापारिक रूप से उपलब्ध होता है, सभी रंगों में प्राप्त होता है, जल्दी सूखता है और सबसे अच्छा माध्यम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, खालिस्तान का प्रयोग टेलीस्टॉक की शुद्ध रूप से सेटिंग के लिए होता है। खालिस्तान का प्रयोग टेलीस्टॉक की शुद्ध रूप से सेटिंग के लिए होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। खालिस्तान इज़ यूज्ड फॉर द एक्यूरेट सेटिंग ऑफ द टेलीस्टॉक। ऑप्शंस हैं थ्रेड गेज, स्लिप गेज, वर्नियर कैलिपर या फिर प्लग गेज। तो यहाँ से अगर हम लोग टेलीस्टॉक की एक्यूरेट सेटिंग की बात करें, जो हमारा जो टेलीस्टॉक होता है, लेथ मशीन में राइट हैंड की ओर टेलीस्टॉक का प्रयोग किया जाता है। राइट हैंड में हमारा टेलीस्टॉक लगा होता है और ये जो टेलीस्टॉक होता है ये जॉब को क्या करता है, सहारा देता है। या फिर अनेक प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं जैसे कि ड्रिलिंग, रेमिंग, टेपिंग आदि ऑपरेशन में टेलीस्टॉक पर ही टूल को पकड़ा जाता है। तो टेलीस्टॉक की एक्यूरेट सेटिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन है 86, निम्नलिखित में से किस वेयरिंग के अंदर वाइट मेटल या फिर वेविट मेटल की लाइनिंग की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेयरिंग हैज़ वाइट मेटल और इज़ वेविट मेटल लाइनिंग? तो जो लाइनिंग होती है, अगर हम लोग वेयरिंग की बात करते हैं, तो ये जो वेयरिंग के अंदर एक लाइनिंग की जाती है ताकि हम लोग वेयरिंग को जल्दी से जल्दी बदला ना जा सके। यदि वेयरिंग मूव करता रहता है और साफ्ट वेयरिंग पर मूव करती रहती तो केवल वेयरिंग की लाइनिंग ही ख़राब हो, पूरी की पूरी वेयरिंग ख़राब ना हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लाइनिंग डालते हैं। तो ये जो लाइनिंग होती है, इस प्रकार की एक लाइनिंग होती है। ये लाइनिंग वाइट मेटल या वेविड मेटल की जो लाइनिंग होती है ये किस वेयरिंग में डाली जाती है? ऑप्शंस हैं शेल वेयरिंग, सॉलिड वेयरिंग, स्प्लिट वेयरिंग या फिर बुश वेयरिंग। तो जो हमारा शेल वेयरिंग होती है, इस शेल वेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, वाइट मेटल या फिर वेविड मेटल की लाइनिंग को डालते हैं। शेल वेयरिंग का प्रयोग हल्के प्रयोजन के लिए किया जाता है। यहाँ पर वेविड मेटल और वाइट मेटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेविट मेटल और वाइट मेटल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वेविट मेटल होता है ये हमारा DMRC, LMRC और इसरो, ये 3 जगह पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेविट मेटल होता है उसमें कौन कौन से एलाइंग एलिमेंट होते हैं? टिन, कॉपर, लेड, एंटीमनी। टिन, कॉपर, लेड, एंटीमनी की एलाइंग धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? वेविट मेटल बोलते हैं। और वाइट मेटल किसको बोलते हैं? लेड, कॉपर और एंटीमनी। लेड, कॉपर, एंटीमनी की एलाइंग धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइट मेटल। अगर सीधे शब्दों में बोला जाए तो टिन बेस होती है हमारा वेविट मेटल और लेड बेस होता है हमारा वाइट मेटल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में आपका ये पूछा जा चुका है। आप सभी लोग अभी तक अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए और यदि आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें और आप आने वाले जितने भी टेक्निकल कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग क्या कर सकें, अपना परफॉर्मेंस कर सकें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके और आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेकर जॉब को प्राप्त कर सकें और आपको टेक्निकल नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा हो सके। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 87 नंबर का। 87 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्रॉस कट चीजल में फोर्जिंग एंगल होता है। क्रॉस कट चीजल हैव अ फोर्जिंग एंगल। ऑप्शंस हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री। तो जो हमारी क्रॉस कट चीजल होती है, क्रॉस कट चीजल का मुख्य प्रयोग क्या होता है? जो हमारी क्रॉस कट चीजल होती है, क्रॉस कट चीजल को हम लोग कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है जो की वे होते हैं, की वे की कटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ से क्रॉस कट चीजल का यदि फोर्जिंग एंगल की बात करें तो ये फोर्जिंग एंगल हमारा क्या हो जाता है 30 डिग्री हमारा क्या हो जाता है फोर्जिंग एंगल। तो फोर्जिंग एंगल क्या होता है, इसके लिए हम चीजल पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे जिस पे आपको सारे एंगल समझा देंगे। फिर भी एक बार और देख लेते हैं। ये चीजल का हमारा क्या होता है पॉइंट एंगल होता है, ये हमारा चीजल का पॉइंट एंगल होता है। और इसके पॉइंट एंगल के बाद इसको जिस एंगल पर फोर्ज किया जाता है, ये जिस एंगल पे इसको फोर्ज किया जाता है वो हमारा कहलाता है क्या, फोर्जिंग एंगल। ये कहलाता है हमारा फोर्जिंग एंगल और ये हमारा कहलाता है पॉइंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको और भी जो चीजल है, मुख्य रूप से 5 प्रकार की चीजल होती हैं। उन 5 प्रकार की चीजल के फोर्जिंग, पॉइंट एंगल, फोर्जिंग एंगल, लेंथ और बिट, 4 चीज़ आपको बताई जा रही है। 4 चीज़ों के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको नोट कर लेना है। सबसे पहले फ्लैट चीजल की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी फ्लैट चीजल होती है, फ्लैट चीजल का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है, फोर्जिंग एंगल 25 डिग्री होता है, लंबाई 150 से 400 mm होती है और चौड़ाई 16 से 32 mm होती है। कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 16 से 32 mm होती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्रॉस कट चीजल की बात करें तो क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या होता है, कैप चीजल। ये भी एक क्वेश्चन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स क्रॉस कट चीजल का दूसरा नाम होता है कैप चीजल। कैप चीजल का भी पॉइंट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, फोर्जिंग एंगल होता है 30 डिग्री, लंबाई होती है 150 से 400 mm और चौड़ाई होती है, कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm। हाफ राउंड चीजल की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाफ राउंड चीजल का जो पॉइंट एंगल होता है वो होता है 35 से 45 डिग्री। फोर्जिंग एंगल की बात करें तो ये 40 डिग्री होता है। लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है 150 से 250 mm और कटिंग एज की चौड़ाई की बात करें तो ये होता है 2 से 16 mm। इसके बाद डायमंड पॉइंट चीजल की बात करते हैं तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कॉर्नर से धातु हटाने के लिए किया जाता है। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कॉर्नर से धातु हटाने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल होता है 60 डिग्री, फोर्जिंग एंगल होता है 30 डिग्री, लेंथ होती है 150 से 400 mm और कटिंग एज की जो चौड़ाई होती है वो 6 से 16 mm होता है। यानी कि अगर मैक्सिमम चीजल की हम लोग बात करें तो मैक्सिमम चीजल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 150 टू 400 mm। अगली हमारी 5वें नंबर की चीजल है बैप चीजल। बैप चीजल का प्रयोग किया जाता है जो चेन ड्रिलिंग होती है। चेन ड्रिलिंग आपने देखा होगा, कोई जॉब होता है, इस जॉब से अगर हमको बीच की धातु हटानी तो हम लोग क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यूस ड्रिलिंग करते जाते हैं। इस ड्रिलिंग से जो ये बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से को हटाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बैप चीजल का प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ऑन वोस प्रिंसिपल डजन पायरोमीटर वर्क। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपके पास कुछ इस प्रकार से हैं, कैलोरीमीटर, थर्मोकपल, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोस्टेट। तो आपका जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, पायरोमीटर आपका थर्मोकपल के सिद्धांत पे कार्य करता है। पायरोमीटर आपका थर्मोकपल के सिद्धांत पे कार्य करता है। पायरोमीटर का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, जो हमारी बहुत ही बड़ी बड़ी जो भट्टियाँ होती हैं, यानी कि जो फर्नेस होती है, तो भट्टी का तापमान या फिर फर्नेस का टेम्परेचर मापने के लिए, फर्नेस का टेम्परेचर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और पायरोमीटर आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। पायरोमीटर में कॉन्टैक्ट लेस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बिना संपर्क टाइप का एक प्रकार का उपकरण होता है जो कि टेम्परेचर को क्या करता है, सेंस करके मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में कितना माप ले सकते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर मेजर हाउ मच इन ब्रिटिश सिस्टम कैन टेक। ऑप्शंस हैं ए 0.01 इंच, बी 0.001 इंच, सी 0.0001 इंच, डी 0.00001 इंच। तो यहाँ पे वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा ब्रिटिश प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश प्रणाली में आंसर हमारा क्या होता है, सी 0.0001 इंच की हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि काफ़ी सारा आपके एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट होते हैं और यहाँ से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, तो मैंने यहाँ पे आपके mm में मेजरिंग और इंच में मेजरिंग की मैंने दोनों की लिस्ट काउंट आपको क्या कर दी है, लिख दी है। सबसे पहले हमारा स्टील रूल का जो लिस्ट काउंट होता है, mm में 0.5 mm होता है और इंच में 1
1/64 इंच होता है। वर्नियर कैलिपर की अगर हम लोग बात करें तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है और इंच में 0.001 इंच होता है। माइक्रोमीटर की यदि बात की जाए तो माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है और इंच में 0.001 इंच होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर की यदि बात की जाए तो वर्नियर माइक्रोमीटर, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वर्नियर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 0.001 mm और इंच में 0.0001 इंच होती है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की यदि बात की जाए तो DTI की अगर हम लोग बात करते हैं तो DTI की होती है 0.01 से 0.001 mm या फिर 0.001 इंच से 0.0001 इंच। तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में, आपके चाहे इसरो का एग्ज़ाम हो, आपका DMRC का एग्ज़ाम हो, आपका OFRC का एग्ज़ाम हो, आपका किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि आपके JE लेवल का भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक अगर आपका UPSC भी टेक्निकल लेवल का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप इन सबको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको बाद में नोट कर सकें और उसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन हमारा है 90 नंबर का। छेनी से चीपिंग करते समय निगाहें होनी चाहिए। ऑन शुड हैव अ लुक वाइल चीपिंग विथ अ चीजल। ऑप्शन उसकी धार पर, ऑन इट्स कटिंग एज, उसके तल पर, एट द बॉटम ऑफ इट, उसकी हेड पर, ऑन इज एड, डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो जब भी हम लोग छेनी से चीपिंग करते हैं, जब भी हम लोग छेनी से क्या करते हैं, कोई भी चीपिंग कार्य करते जाते हैं, यानी कि कोई भी छिलाई का कार्य करते हैं, तो हम लोग की जो निगाहें होती है वो कहाँ पे होनी चाहिए, इसकी कटिंग एज यानी कि इसके पॉइंट पर होना चाहिए, ना कि इसके हेड पर। यदि इसके हेड पर अगर आपकी निगाहें होंगी तो आपकी कटिंग किसी भी दिशा में हो सकती है जिससे आपकी जॉब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसके बीच में जहाँ पे आपने हाथ पकड़ा वहाँ पे निगाहें रखेंगे तो भी कटिंग कहीं पर भी होने की संभावना है। लेकिन इसकी धार पर रखने पर क्या होती है, इसका आंसर आ जाएगा, उसकी धार पर रखने से चीजल या चीपिंग एकदम सही दिशा में सही मार्किंग के साथ होती है। जैसे आप देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट आपको बताया गया है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपकी जो कटिंग एज, कटिंग करते समय जो हमेशा जो निगाहें हैं आपकी कहाँ होनी चाहिए, इसकी कटिंग धार पर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91 नंबर का क्वेश्चन है। टफ मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए एब्रेसिव व्हील का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब टफ मटेरियल होते हैं, टफ मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए हम लोग किस एब्रेसिव व्हील का प्रयोग करते हैं। एब्रेसिव व्हील फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टफ मटेरियल इज यूज्ड। कौन सा हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन है आपके ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डायमंड ऑन ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो जो टफ मटेरियल होते हैं, टफ मटेरियल के हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92 नंबर का। ग्राइंडिंग व्हील की स्ट्रेंथ उसके खालिस्तान द्वारा दर्शाई जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील की स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फिल इन ब्लैंक्स। ऑप्शन हैं ग्रिड साइज, स्ट्रक्चर, ग्रेड या फिर बॉन्ड। तो ग्राइंडिंग व्हील की स्ट्रेंथ यानी कि ग्राइंडिंग व्हील की जो मजबूती होती है उसकी ग्रेड से दर्शाई जाती है। इसके ग्रेड के बारे में मैं आपको ये चारों अवयव के बारे में, आपको ग्राइंडिंग व्हील के चारों अवयव के बारे में आपको आने वाले क्वेश्चन में पूरी तरह से समझा देता हूँ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर का क्वेश्चन है। वह बॉन्ड जिसमें अब्रेसिव मिलाने पर वह ठंडी हालत में ही जुड़ जाता है, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसमें अब्रेसिव मिलाने पर वह ठंडी हालत में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और एक व्हील का निर्माण करते हैं। बॉन्ड व्हेन मिक्सचर एब्रेसिव इन कोल्ड कंडीशन ओनली गेट्स एडेड। ऑप्शन हैं वेट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, रेजोनाइट बॉन्ड या फिर ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड एक आंसर है जो जिस पर अब्रेसिव मिलाने पर वह ठंडी हालत में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, वेट्रीफाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है डायमंड व्हील द्वारा सीमेंटेड कार्बाइड कटर व टूल की ग्राइंडिंग के लिए प्रयुक्त कूलेंट में पानी और पैराफिन का अनुपात होना चाहिए। तो पानी और पैराफिन का अनुपात जो होता है वो 1:1 होगा। किसके लिए, ओनली सीमेंटेड कार्बाइड कटर व टूल की ग्राइंडिंग के लिए।
केवल सीमेंटेड कार्बाइड कटर व टूल की ग्राइंडिंग के लिए पानी और पैराफिन का रेशो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका 1:1 होना चाहिए। अन्यथा अगर हम लोग किसी और टूल की बात करें, यानी कि हाई स्पीड स्टील की बात करें, हाई स्पीड स्टील के टूल की बात करते हैं, तो वहाँ पर कटिंग ऑयल बनाने के लिए ऑयल और पानी, यहाँ पे ऑयल और पानी का आ जाएगा, ऑयल अनुपात वाटर का जो अनुपात होता है वो कितना होना चाहिए, आपका 1:20 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, वह त्रुटियां जो परिमाण और प्रकृति दोनों में परिवर्तनशील हो सकती हैं। त्रुटियां जो परिमाण और प्रकृति दोनों में परिवर्तनशील हो सकती हैं उन्हें खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एरर डेट्स कैन बी वेरिएबल इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड नेचर कैन बी क्लासिफाइड एज। ऑप्शंस हैं इंटरफेरेंस एरर, कैलिब्रेशन एरर। दोनों एरर के बारे में मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर इसके अगले ऑप्शन पे चलते हैं। इंटरफेरेंस एरर क्या होती है, जब हम लोग फिटिंग करते हैं तो फिटिंग के दौरान जब हमको पता है कि हमको इंटरफेरेंस फिट प्राप्त करना है, तो इंटरफेरेंस फिट प्राप्त करने में जो त्रुटियाँ आती हैं उसको हम लोग इंटरफेरेंस एरर कहते हैं। कैलिब्रेशन एरर की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी जो सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं, यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जब हम लोग क्या करते हैं, ओवरहॉलिंग करते हैं, उनके सुधार कार्य करते हैं या उनकी सूक्ष्मता की जांच करते हैं, उस समय यदि कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन एरर। अगला आ जाएगा हमारा रैंडम एरर। तो ये रैंडम एरर होती है हमारी अचानक होने वाली जो त्रुटियां होती हैं, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा रैंडम एरर। ये रैंडम एरर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पर एक बार और नजर मार लेते हैं। त्रुटियां जो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। त्रुटियां जो परिमाण और प्रकृति दोनों में परिवर्तनशील हो सकती हैं, जो परिमाण में भी परिवर्तित होती है और प्रकृति में भी परिवर्तित होती है, उसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। कौन सी एरर बोलते हैं, रैंडम एरर। यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा रैंडम एरर। और इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होती है, देखने में जो त्रुटि होती है या इंस्ट्रूमेंट के कारण जो त्रुटियाँ होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ही एग्जाम में आता है, यानी कि लगभग 100% इस ये जो आपको सीरीज बनाई गई है, इस सीरीज से 100% आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन है 49C46H5V18 में 5 का क्या अर्थ है। ऑप्शन है ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर या फिर बॉन्ड। तो जो आपका 5 है, यहाँ पे सबसे पहले 5 को डिनोट कर देता हूँ। आपका जो 5 है, ये 5 आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, स्ट्रक्चर। चलिए, इस पूरी सीरीज में मुख्य रूप से इस प्लेस का क्या अर्थ होता है, उन सब के बारे में आप लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको सीरीज लिख देते हैं 49C46H5V18। यहाँ पे सबसे पहले जो 49 लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट नंबर पे जो 49 है उसका जो मतलब होता है वो होता है मैन्युफैक्चरर्स सिंबल फॉर एब्रेसिव। ये ऑप्शनल होता है, इसको लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा सी लिखा है, उस प्लेस पे, जिस प्लेस पे सी लिखा है उस प्लेस का मतलब होता है टाइप ऑफ एब्रेसिव, यानी कि ये एब्रेसिव के प्रकार को बताते हैं। एब्रेसिव आपके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल एब्रेसिव, एक होता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। नेचुरल एब्रेसिव में आपके कोरंडम, एम्ब्री वगैरह आ जाते हैं और आर्टिफिशियल एब्रेसिव में आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड जैसे एब्रेसिव आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर इस सी की जगह पे, जहाँ पे प्लेस ऑफ सी की जगह पे यदि ए लिखा होता है तो ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डबल ए या फिर डब्ल्यू ए का मतलब होता है वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी का मतलब होता है कार्बाइड और जी सी का मतलब होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट हमारा 46 लिखा हुआ है। इस 46 का जो सेंस होता है, 46 का जो मतलब होता है वो होता है ग्रिड साइज या फिर ग्रेन साइज, ग्रिड साइज या फिर ग्रेन साइज, यानी कि अब्रेसिव कणों को छालने वाली छलनी में 1 वर्ग इंच में जितने छेद होते हैं या जितने एब्रेसिव उस छलनी से गिरते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन साइज या फिर ग्रिड साइज। तो 10 से 24 जो होते हैं वो हमारे कोर्स एब्रेसिव ग्रेन साइज को दर्शाते हैं, 30 से 60 मीडियम एब्रेसिव ग्रेन साइज को दर्शाते हैं, 80 से 180 फाइन एब्रेसिव ग्रेन को दर्शाते हैं और 220 से 600 हमारे सुपर फाइन एब्रेसिव को दर्शाते हैं। अगर हम लोग एच ग्रेड की बात करें, जहाँ पे एच लिखा हुआ है, उस एच का सेंस होता है, एच का मतलब होता है ग्रेड। तो यहाँ पे जो ग्रेड होते हैं वो आपके ए से एफ तक सॉफ्ट ग्रेड होता है, जी से वी तक मीडियम ग्रेड होता है और डब्ल्यू से जेड तक आपका हार्ड ग्रेड होता है। यही हमारी एब्रेसिव या यही हमारी जो ग्राइंडिंग व्हील होती है उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है।
5 जो क्वेश्चन में पूछा गया है 5, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपके 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? 0 से 7 डेंस या फिर क्लोज स्ट्रक्चर को दर्शाता है, 8 से 14 आपका ओपन स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है भी, तो जहाँ पे भी जिस प्लेस में भी लिखा हुआ है उसका मतलब होता है टाइप ऑफ बॉन्ड। वी से डेनोट आपका वेट्रीफाइड बॉन्ड होता है, एस सिलिकेट बॉन्ड होता है, ई शैलक बॉन्ड होता है, आर रबर बॉन्ड, बी बैकेलाइट या फिर रेजोनाइट बॉन्ड होता है, आर एफ रबर रेनफोर्स्ड बॉन्ड होता है, बी एफ रेजोनाइट रेनफोर्स्ड बॉन्ड होता है, एम जी मैग्नीशियम बॉन्ड और ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड होता है। इसके बाद हमारा 18 सबसे अंत में लिखा हुआ है, ये भी मैन्युफैक्चरर्स ऑन मार्क है, ये ऑप्शनल है, आप इसे लिखें चाहे ना लिखें, ये ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव को दर्शाने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का, वी एनविल माइक्रोमीटर। वी एनविल माइक्रोमीटर के फ्रेम का एंगल होता है, द एंगल ऑफ फ्रेम ऑफ वी एनविल माइक्रोमीटर। वी एनविल माइक्रोमीटर का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री। ये आपको वी एनविल माइक्रोमीटर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ये आपका वी एनविल माइक्रोमीटर होता है, इसमें आपने देखा होगा इसका जो एनविल है, ये एनविल आपका वी शेप का होता है और इसका जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है आपका? 60 डिग्री का क्या हो जाता है? इसका एंगल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा जाएगा, माइल्ड स्टील की फोर्जिंग के लिए टेम्परेचर रखा जाता है। टेम्परेचर इज केप्ट फॉर फोर्जिंग ऑफ माइल्ड स्टील। ऑप्शंस हैं 1150 डिग्री सेंटीग्रेड, 1350 डिग्री सेंटीग्रेड, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर डी 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइल्ड स्टील की जो फोर्जिंग होती है, फोर्जिंग क्या होती है? फोर्जिंग होती है किसी भी मेटल को प्लास्टिक एज तक गर्म करने के पश्चात उसे आवश्यक आकार में ढालने के लिए ठोंकना, पीटना या फिर हैमरिंग कर कर आवश्यक आकार में ढालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्जिंग बोलते हैं। तो यहाँ से माइल्ड स्टील के लिए हम लोग 1300 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रखते हैं? इसका फोर्जिंग टेम्परेचर रखते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1300 डिग्री सेंटीग्रेड फोर्जिंग टेम्परेचर हो जाएगा। अगर और भी मटेरियल की बात की जाए तो जैसे कि माइल्ड स्टील के लिए 1300 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड फोर्जिंग टेम्परेचर होता है। हाई कार्बन स्टील के लिए 1150 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड फोर्जिंग टेम्परेचर होता है। हाई स्पीड स्टील के लिए 1100 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड फोर्जिंग टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भट्टी में कोयला डालने और भट्टी से कोयला निकालने के लिए व उसे साफ़ करने के लिए, कि भट्टी को साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पुटिंग कोल इन द फर्नेस एंड एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम द फर्नेस यूज्ड फॉर एंड क्लीन आल्सो इट। ऑप्शंस हैं रेक एंड पोकर, शॉवल, स्प्रिंकलर या फिर टोंग्स। तो भट्टी में कोयला डालने और भट्टी से कोयला निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शॉवल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉवल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये शॉवल देख लेते हैं। शॉवल क्या होता है? शॉवल एक प्रकार का बेलचा होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा ये बेलचा, इस प्रकार का एक बेलचा होता है जिससे हम लोग कोयला निकाल के भट्टी में कोयला को क्या करते हैं? डालते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 100 नंबर का, फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर। फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर का जो वेट होता है वो कितना रखा जाता है? डज द स्लेज हैमर वेट फॉर फोर्जिंग। फोर्जिंग के लिए स्लेज हैमर का वजन होता है, ऑप्शंस हैं 2 से 10 किलोग्राम, बी 5 से 10 किलोग्राम, सी 3 से 9 किलोग्राम या फिर डी 3 से 12 किलोग्राम। तो फोर्जिंग के लिए जो हमारा हैमर का जो वजन होता है, स्लेज हैमर का जो वेट होता है वो 3 से 9 किलोग्राम होता है। यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मल वर्क और फोर्जिंग वर्क दोनों प्रकार के वर्कों के लिए जो हैमर होते हैं उन हैमर के वेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में हमको लिखना क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग हैंड हैमर की बात करें जो कि नॉर्मल कार्यों के लिए प्रयोग होते हैं, नॉर्मल कार्य यानी कि सामान्य कार्यों के लिए जो हैमर प्रयोग होते हैं उस पर हैंड हैमर का वेट 125 ग्राम से 1.5 kg तक होता है और स्लेज हैमर का वेट 2 से 10 kg तक होता है। फोर्जिंग वर्क की अगर हम लोग बात करें तो फोर्जिंग वर्क में हैंड हैमर का वेट 1 से 2 kg तक होता है, जबकि स्लेज हैमर का वेट 3 से 9 kg तक होता है। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो कि NCL में आने वाले, NCL या इसरो या फिर जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो लगातार जुड़े रहिए सक्सेस के साथ और अपने कैरियर को एक नई दिशा दीजिए ताकि आप बहुत जल्द जॉब प्राप्त कर सकें और एक अलग टेक्निकल नॉलेज को प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो देखने के लिए वेट करें। नमस्कार।